हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 23, जिसमें आज हम सभी लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको विराम चिन्ह के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो जैसा कि हम आज इसमें विराम चिन्ह को पढ़ेंगे, तो विराम चिन्ह का क्या अर्थ है इसको जान लेते हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना अथवा ठहरना। अपने विचारों को व्यक्त करते समय हमारी गति एक समान नहीं होती। अपनी बात को समझाने के लिए हम कहीं कहीं कुछ देर के लिए रुकते हैं। इस प्रकार रुकने को विराम कहा जाता है। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, में कहा जा रहा है कि विराम का अर्थ होता है रुकना अथवा ठहरना। यानी विराम का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है रुकना अथवा ठहरना। इस प्रकार जब लिखित भाषा में हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो हमारी गति जो है वो एक समान नहीं रहती। यानी अगर अपनी बातों को हम किसी से कहते हैं, मतलब ऐसे ही मौखिक भाषा में किसी से अपनी बातों को हम कहें या फिर लिखित भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करें, तो हमारी गति सब में एक समान नहीं रहती। मौखिक रूप से बात करने से में भी बीच बीच में हम थोड़ा विराम लेते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। उसी प्रकार लिखित भाषा में जब हम अपनी बातों को समझाने के लिए, मतलब उसमें व्यक्त करते हैं अपने भावों और विचारों को, उसमें भी कुछ देर के लिए जब रुकते हैं तो उसी को जो है विराम कहा जाता है। और लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह का जो है व्यवस्था की गई है, तो उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार विराम चिन्ह की परिभाषा है, व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को प्रकट करने हेतु जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात व्याकरण में जब हम रुकते हैं तो अपने उस रुकने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकट करने के लिए कुछ संकेत का हम प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो आगे है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट, हिंदी भाषा में जिन जिन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है वो इस बुक में दे रखा है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पूर्ण विराम है, इसका ये सिंबल है, यानी ये चिन्ह है। अब ये अल्प विराम है, यानी इसको इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं, तो इसको ये अल्प विराम कहते हैं हिंदी में। अर्ध विराम होता है इस तरह से, ऊपर एक डॉट, नीचे कॉमा की तरह। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस तरह से जब कहीं पे प्रश्न होता है तो इसको लगाया जाता है। ये विस्मय सूचक चिन्ह है, यानी जहाँ पे कोई आश्चर्य की भावना व्यक्त करनी तो ये वाला चिन्ह लगता है। अब ये उपविराम है, यानी डबल डॉट रहेगा, इसको उपविराम कहते हैं। ये है निर्देशक चिन्ह, जिसको जो है कि यहाँ पे बड़ी सी पटपाई की तरह है। ये विवरण चिन्ह है, ये लाघव चिन्ह है, और ये उद्धरण चिन्ह है, ये कोष्टक है, और ये योजक या विभाजक चिन्ह इसको कहते हैं। अब ये हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह है। तो स्टूडेंट, अब हम आइए इन सभी विराम चिन्हों को थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पूर्ण विराम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये पूर्ण विराम का सिंबल है, यानी चिन्ह है। तो देखते हैं पूर्ण विराम कहाँ लगता है। वाक्य की समाप्ति पर लगाए जाने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, जब कोई हम सेंटेंस लिख रहे हैं, हमारा और सेंटेंस खत्म हो जा रहा है या पूर्ण हो जा रहा है, तो वहाँ उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ जो सरल जो है कि भाषा में कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मैं कल मेला देखने गया था, राम खाना खा रहा है। तो ये दोनों वाक्य जब पूरे हो गए तो इसके अंत में यहाँ पे आप देखिए पूर्ण विराम का ये सिंबल लगा है। अब नेक्स्ट है अल्प विराम, जिसको कॉमा भी बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं, ये कहाँ पे लगता है। जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम देर रुकना हो अथवा समान महत्व वाले शब्दों को अलग अलग प्रकट करने में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, यानी ये बता रहा है कि पूर्ण विराम की तुलना में, यानी पूर्ण विराम जहाँ पे वाक्य को पूरा होने पे लगाते हैं, और जो अल्प विराम होता है वो पूर्ण विराम की तुलना में या अपेक्षा में जब हमें कम देर के लिए कहीं पर रुकना हो अथवा कुछ समान महत्व के जो शब्द होते हैं, माने जो कुछ समान महत्व के शब्दों के जोड़े होते हैं, तो उनको अलग अलग प्रकट करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस में, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। तो यहाँ पे देखिए राम और सीता दोनों नेम है, यानी संज्ञा शब्द है, तो इनको अलग करने के लिए बीच में कॉमा यानी अल्प विराम चिन्ह लगा है। अब नेक्स्ट है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पे धर्म अर्थ काम ये तीनों जो है एक ही महत्व वाले शब्द है, समान महत्व वाले शब्द है, तो इसको अलग अलग दर्शाने के लिए बीच बीच में कॉमा यानी अल्प विराम चिन्ह लगा है। अब नेक्स्ट है अर्ध विराम। तो जहाँ अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना, वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। यानी जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में हमको अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना हो और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो, तो वहां पे अर्ध विराम का सिंबल लगता है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं समझते हैं, अनुज ने बहुत कोशिश की
लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो यहाँ पे अनुज ने बहुत कोशिश की। यहाँ पे आप देखिए ये अर्ध विराम का सिंबल लगा है, उसके आगे सेंटेंस है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब दूसरा है जिनका आचरण अच्छा होता है वे ही सम्मान पाते हैं। तो यहाँ पे जिनका आचरण अच्छा होता है, इसके बाद अर्ध विराम लगा, फिर आगे सेंटेंस को पूरा किया गया है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि जहाँ पे अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना हो और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो, तो ये ऐसी दशा में वहां पे अर्ध विराम का सिंबल लगता है। अब नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी किसी से अगर हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं लिखित भाषा में, तो वहां पर जो है उस प्रश्न के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें प्रश्न पूछा गया तो अंत में ये सिंबल लगा है। ये आम कौन लाया है, इस उदाहरण में यदि इस वाक्य में इसमें प्रश्न किया गया तो अंत में इसके सिंबल लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह यानी सिंबल लगा है। अब नेक्स्ट है इसमें विस्मय सूचक चिन्ह। तो विस्मय सूचक चिन्ह पूर्ण विराम की तरह रहता है, उसके नीचे एक डॉट रहती है। तो ये कैसी दशा में लगती है इसको देख लेते हैं। भय, शोक, प्रसन्नता, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात इस चिन्ह जब हम किसी चीज से बहुत डरे हैं या फिर बहुत शोक यानी दुखी हैं, प्रसन्नता यानी बहुत ज्यादा खुश हैं, घृणा यानी किसी को देख के हमको ईर्ष्या हो रही, नफरत हो रही है, तो इन सभी भावों को व्यक्त करने के लिए अचानक से जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वही विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। तो उनके सामने जो है विस्मय सूचक चिन्ह लगते हैं, यानी जितने भी विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं उनके सामने ये सिंबल लगा होता है। तो इसी को ही जो हम विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे अरे ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये शब्द अचानक से हमारे मुंह से निकला अरे, तो इसके सामने जो है विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। अब नेक्स्ट वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पे भी ये विस्मयादिबोधक शब्द है, तो इसके सामने विस्मय सूचक चिन्ह लगा है। अब नेक्स्ट है उपविराम। तो उपविराम दो डॉट की तरह होता है, इसको देख लेते हैं कहाँ लगता है। जहां किसी बात को अलग करके बताना हो वहां उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पे इन दोनों इस शब्द को इस वाक्य से अलग करना था, तो यहाँ पे बीच में उपविराम लगा है। फिर ताजमहल भारत की शान, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये उपविराम का चिन्ह लगा है। अब नेक्स्ट है इसमें आगे निदेशक चिन्ह। तो इसमें पढ़ते निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है, किसी वाक्य, वाक्यांश या पद की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए संवाद के बाद या किसी बात का उदाहरण देते समय निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानाचार्य, समय पालन सभी के लिए आवश्यक है, यानी यहाँ पे प्रधानाचार्य का कहना है कि समय पालन सभी के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कि ये प्रधानाचार्य जी द्वारा कहे गए वक्तव्य है, तो यहाँ पे ये निदेशक चिन्ह लगा है, यानी ये जो बातें हैं ये प्रधानाचार्य ने कही है। अब नेक्स्ट राम ने क्या कहा, रावण अब तुम्हारा अंत आ गया है। तो यहाँ पे राम की कही बातों के जो है सामने यहाँ पे पहले ही जो यहाँ पे निदेशक चिन्ह लगा है। अर्थात किसी भी वाक्य, वाक्यांश या पद यानी शब्द की ओर किसी का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, मतलब उस तरह सबका ध्यान जाए, तो ऐसी दशा में वहां पे ये सिंबल लगता है। अब नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। तो सूचना अथवा निर्देश देने के लिए या अगली पंक्ति में कोई उदाहरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संधि के 3 भेद हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सूचना दिया गया है या निर्देश दिया गया है कि संधि के 3 भेद होते हैं, तो उसके आगे विवरण चिन्ह लगा है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, उसके तीनों भेदों को बताया गया है। और यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब ये जो सेंटेंस है इसके आगे ये सिंबल लगा है, यानी इसके आगे जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आगे है लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह यहाँ एक 0 की तरह लगता है, ये कहाँ लगता है इसको देख लेते हैं। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात स्टूडेंट जब हम हिंदी के कुछ शब्दों को शॉर्टकट में लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तो वहां पे ये शब्द लगते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर को डॉ लिख के यहाँ आगे वो सिंबल लग गया है, तो इसका अर्थ होता है डॉक्टर साहब। अब यहाँ पे देखिए कृपया पृष्ठ उलटिए, इतने बड़े शब्द को क्री प्री उ, मतलब इसके आगे लाघव चिन्ह लगा के इसको शॉर्टकट में लिखा गया है। अर्थात जहाँ पे हम हिंदी के शब्दों को शॉर्टकट में लिखते हैं तो उसके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आगे है उद्धरण चिन्ह। तो जब किसी कथन को मूल रूप में प्रदर्शित करना हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तथा उपनाम व पुस्तकों आदि के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अब जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, यानी किसी के कही गई बातों को अगर हमें कहीं पे प्रदर्शित करना है, दिखाना है लिख के, तो उसको डबल उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे। और कहीं पे अगर किसी के पुस्तक का, कोई पुस्तक का नाम लिखना है, बुक का नाम लिखना है, या किसी का उपनाम दिखाना है, तो उसको जो इकहरे उद्धरण चिन्ह में यानी जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको दर्शाते हैं। जिससे महात्मा गांधी ने कहा था, ये महात्मा गांधी द्वारा कही गई फेमस बातें हैं, जिसे करो या मारो, इसको डबल उद्धरण चिन्ह में दिखाया गया है। अब रामायण हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है, तो यहाँ पे रामायण एक बुक का नाम है, तो इसको जो है इस तरह से इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में इसको प्रदर्शित किया गया। अगर यहाँ पे किसी का कोई उपनाम रहता, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो अगर इसका जो उपनाम इनका है नेताजी, तो उसको भी इस तरह से सिंगल कॉमा में दिखाया जाता, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। अब नेक्स्ट है कोष्टक। तो कोष्टक का प्रयोग प्रायः वाक्य के बीच में भाव अथवा कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। मूल शब्द से कोष्टक गणित विषय में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो मूल रूप से ये जो कोष्टक होते हैं, इनका प्रयोग जो है गणित भाषा यानी मैथ्स में किया जाता है। लेकिन हिंदी भाषा में इस कोष्टक का प्रयोग कहीं पे किसी वाक्य में अगर कोई कठिन शब्द आ गया तो उसका सरल भाषा में अर्थ लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, बालक हंसते हुए यह गेंद मेरी है, यानी बालक यह गेंद मेरी इस वाक्य को कैसे कह रहा है, हंसते हुए, तो यहाँ पे इसको दर्शाया गया है कोष्टक में। अब सेठ की कृपणता, तो कृपणता थोड़ा कठिन वर्ड हो गया, तो इसका आसान अर्थ यहाँ पे कोष्टक में लिख दिया गया है कंजूसी, यानी सेठ की कंजूसी से सभी परेशान थे। इस तरह से कोष्टक का प्रयोग हिंदी भाषा में किसी शब्द के बीच में उसका भाव और उस कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है योजक अथवा विभाजक चिन्ह। तो किसी की तुलना करते समय समास को मिलाने अथवा शब्द युग्मों के मध्य यानी शब्दों के जोड़े के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, ये दोनों जोड़े वाले शब्द हैं, तो इनके बीच में आप देख सकते हैं योजक चिन्ह लगा है कि सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। अब आप सा दयालु और कोई नहीं, तो यहाँ पे आप सा के बीच में ये योजक चिन्ह लगा है। अब नेक्स्ट है इसमें हंस पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। तो लिखते समय भूलवश छूटे हुए शब्द या वाक्यांश को सम्मिलित करने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात स्टूडेंट, हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं, तो उस समय अगर बीच में कोई शब्द हमसे छूट जाता है, तो वहां पे ये जहां पे छूटा हुआ शब्द होता है वहां पे ये सिंबल हंस पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह का सिंबल लगा के ऊपर उस वाक्य को हम लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेरे बहुत अच्छे, तो यहाँ पे पिताजी शब्द छूट गया था, तो यहाँ पे इस सिंबल का प्रयोग करके हमने ऊपर ये शब्द लिख दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। अब नेक्स्ट, मेरठ के ने तो दुनिया में धूम मचाई है। तो इस तरह से यहाँ पे बल्लू शब्द छूट गया था, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस होगा मेरठ के बल्लू ने तो दुनिया में धूम मचाई है। तो इस तरह से हमने सभी विराम चिन्हों को पढ़ा। अब एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पूर्ण विराम कहाँ लगता है, जहां पे हम अपने बात को खत्म कर लेते हैं उसके अंत में पूर्ण विराम लगता है। और अल्प विराम यानी जहां पे हमको थोड़ी देर के लिए रुकना हो या एक समान मतलब एक ही जो है कि महत्व के शब्दों को हमको अलग अलग करना होता है, एक समान महत्व के, तो बीच में उसके कॉमा लगता है। अर्ध विराम मतलब जहां पे हमको कॉमा से अधिक देर के लिए और पूर्ण विराम से कम देरी के लिए रुकना हो, तो वहां पे ये अर्ध विराम लगता है। तो यहाँ पे ऊपर एक डॉट है, नीचे कॉमा है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब जिन वाक्यों के जरिए हम किसी से प्रश्न करते हैं लिखित भाषा में, तो उस वाक्य के अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। विस्मय सूचक चिन्ह, तो विस्मय सूचक चिन्ह होता है कि जब कोई भी वाक्य या शब्द जो है, कोई भी शब्द हमारे मुंह से अचानक से निकले किसी भी दशा में, चाहे हम डरवश या फिर दुख में हो या बहुत खुश हो या किसी को देख के हमको ईर्ष्या हो रही हो, घृणा आ रही हो, तो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, तो उनके सामने जो है विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। इस तरह से उपविराम, अब जब किसी बात को अलग करके हमको बताना होता है तो वहां पे उपविराम लगता है। मान लीजिए वाक्य है विज्ञान वरदान या अभिशाप, मतलब विज्ञान वरदान है या फिर अभिशाप, और ताजमहल भारत की शान, तो वहां पे विज्ञान शब्द के बाद ये जो है उपविराम चिन्ह लगेगा, उसके आगे अभिशाप या वरदान शब्द लगेगा। अब नेक्स्ट है निदेशक चिन्ह, तो जब किसी वाक्य वाक्यांश या पद की तरफ यानी शब्द की तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट कराना हो, तो वहां पर जो है ये चिन्ह लगता है। जैसे हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया है प्रधानाचार्य, यानी प्रधानाचार्य ने कहा समय पालन सभी के लिए आवश्यक है, तो प्रधानाचार्य शब्द के बाद ये चिन्ह लगा, उसके आगे वो सेंटेंस लिखा है। अब विवरण चिन्ह,
सूचना या निर्देश देने के लिए जो है कि अगली पंक्ति में कोई उदाहरण देना है, ऐसी जो है दशा में विवरण चिन्ह लगता है। जैसे संधि के 3 भेद हैं, तो उसके तीनों भेदों को बताने से पहले वहां पर जो है ये विवरण चिन्ह लग जाएगा। या फिर जैसे हम एक और जो है कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे संज्ञा के कितने भेद है या संज्ञा के 3 भेद हैं, तो वहां पे संज्ञा के 3 भेद लिखने के बाद ये जो है विवरण चिन्ह लग जाएगा, उसके आगे जो उसके भेदों का नाम लिखा जाएगा। फिर लाघव चिन्ह, तो जब शॉर्टकट में हिंदी के किसी शब्द को हम लिखते हैं तो उसके आगे ये लाघव चिन्ह लगता है। उद्धरण चिन्ह मतलब किसी की कही हुई फेमस बातों को हम डबल उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं, और जब हम किसी बुक का नाम लिखते हैं या किसी का उपनाम हम लिखते हैं तो उसमें सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक, तो कोष्टक का प्रयोग वैसे तो मैथ्स के लिए होता है, लेकिन हिंदी भाषा में किसी जो है कि बात में किसी शब्द में किसी भी वाक्य का उसमें क्या भाव उसको स्पष्ट करने के लिए, और कोई कठिन शब्द आ गया तो उसका सरल अर्थ लिखने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। योजक व विभाजक चिन्ह, तो योजक अथवा विभाजक चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी शब्दों का आपस में तुलना करने के लिए या समास शब्दों को आपस में मिलाने के लिए और शब्दों के जोड़ों को आपस में मिलाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, तो जब वाक्य लिखते समय हम गलती से कोई शब्द छूट जाता है तो वहां पे जहां पे वो शब्द छूटा है तो उसके जो है कि वहीं पे सिंबल लगा के ऊपर हम उस शब्द को लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।